प्रिय विद्यार्थियों, परिष्कार के YouTube चैनल सरदार सर में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो विज्ञान का जो मॉक टेस्ट चल रहा था, तो हमने पिछले मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट कर लिए। आज हमारा जो मॉक टेस्ट है वो 7वां प्रारंभ होगा। ये जितने भी मॉक टेस्ट है इनमें जो प्रश्न आ रहे हैं वो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इनको आप ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा परिष्कार के YouTube को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका, इनमें से रोग का वाहक मच्छर नहीं है, यानी कौन सा ऐसा रोग है जो मच्छर के द्वारा नहीं फैलता। तो देखिए चिकनगुनिया रोग है, इसका वाहक कौन है? मच्छर है, ये तो फैलता है मच्छर के द्वारा। दूसरा डेंगू रोग है, अभी पिछले मॉक टेस्ट में हमने किया था कि जो एडिस इजिप्टाई जो मच्छर है उसके कारण से यह होता है, तो भी मच्छर फैलाता है। तीसरा टाइफाइड, जो साल्मोनेला टाइफी वायरस के जीवाणु के कारण से होता है, साल्मोनेला टाइफी। जो दूषित भोजन और के द्वारा फैलता है, वायु के द्वारा फैलता है, टाइफाइड रोग है। ये जो रोग है ये मच्छर के द्वारा नहीं फैलता। फिल पाव रोग है, ये भी मच्छर के द्वारा है, मच्छर इसका वाहक है। तो जो टाइफाइड रोग है का टेस्ट कौन सा है? विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट के द्वारा इस टाइफाइड का, जिसको मोती झरा भी कहा जाता है, ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण से यह होता है। ये किसी प्रकार के मच्छर द्वारा नहीं फैलता, बल्कि दूषित से फैलता है, जवायु द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्न में को मिलान कीजिए। निम्न को मिलान कीजिए। मोतियाबिंद को अपन कैटेरेक्ट भी कहते हैं, कैटेरेक्ट भी कहा जाता है। मोतियाबिंद में क्या होता है? देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे नेत्र के अंदर पाए जाने वाला जो मांसपेशियों से बना हुआ उत्तल लेंस होता है वो धीरे धीरे अपारदर्शी होता जाता है, जिसके कारण से जो आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है वह प्रकाश पुनः परावर्तित होकर के आंखों से बाहर आ जाता है, जिसके कारण से हमें वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती। तो आंख के मोतियाबिंद में हमारी आंख है वो प्रभावित होती है। फिर पीलिया, पीछे वाले हमने जो मॉक टेस्ट देखे थे, पीलिया जिसको पांडु रोग भी कहते हैं, जॉइंडिस भी कहते हैं, जिसमें हमारा यकृत प्रभावित होता है। फिर देखिए मधुमेह रोग में देखिए हमारा जो पाचन तंत्र है वो प्रभावित होता है, और स्टोमेटाइलिस हमारी जीभ प्रभावित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए एक में दो, दो में तीन, और मध्य 3 में 4, और एक में क्या, एक 4 में 1, तो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो मोतियाबिंद में हमारी आंख प्रभावित होगी, पीलिया में हमारा यकृत प्रभावित होगा, मधुमेह जिसको शुगर भी कहते हैं, यह मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? और मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, जो बीटा सेल्स के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, वह कौन सी धातु है जो विटामिन B12 में पाई जाती है? तो जो विटामिन B12 है, B12 में आयरन नहीं होता, मैग्नीशियम नहीं होता, जिंक नहीं होता, कोबाल्ट होता है। या ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, निम्न में से कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है? A, B, C, D, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। या B1, B6, B9 या B12, कोबाल्ट धातु है वो B12 पाई जाती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, बहुत तेजी से बनता है? यानी कहने का मतलब इसमें आंसर आ गया कि शरीर में ही बन रहा है, तो विटामिन जो डी है वो हमारे शरीर में सर्वाधिक तेजी से बनता है। जब सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा पर गिरता है तो हमारे त्वचा के नीचे पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं वो क्या करती है? विटामिन डी का संश्लेषण करती है, का नाम कैल्सिफेरोल है। और विटामिन डी है
जो एक हार्मोन की तरह कार्य करता है, एकमात्र विटामिन जो किसकी तरह कार्य करता है, हार्मोन की तरह कार्य करता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमें रिकेट्स रोग हो जाता है, अर्थात बच्चों को रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसके कारण बच्चों के हाथ और पांव की हड्डियां है वो मुड़ जाती है, उसमें विकृति आ जाती है। और अगर बड़ों में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उनमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, मामूली सी चोट पर वो टूटने लगती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। यानी कहने का मतलब है विटामिन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से हर एग्जाम में पर्सन है वो आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? भारतीय डॉक्टर का मतलब घरों में जब कोई भी सामान्य सर्दी जुकाम बुखार होती है तो उस समय कौन सा पौधा है जो है वो सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है? तो देखिए आंवला, आम, नीम, तुलसी। तो तुलसी है जिसका वैज्ञानिक नाम ओशिमम सैंक्टम है, सैंक्टम। ये पादप है वो सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। इसकी पत्तियां होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, रोग के निवारण में काम में ली जाती है, तो इसलिए इसको भारतीय डॉक्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादपों की आर्थिक महत्व की दृष्टि से अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? आर्थिक वनस्पति विज्ञान, आर्थिक जीव विज्ञान, पादप आर्थिकी। नाम से स्पष्ट है कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान, इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी, जिसके अंतर्गत ऐसे पादप को इकोनॉमिक बॉटनी, बॉटनी जिसमें क्या किया जाता है कि आर्थिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पादप है उनका काम में लिया जाता है। तो शाखा का नाम क्या हो जाएगा? आर्थिक वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 25 दिसंबर, 25 दिसंबर से बड़े दिन प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन तो क्रिसमस मनाया जाता है। 27 जनवरी नहीं है, 5 जून, 5 जून विश्व को प्रतिवर्ष लोगों में पर्यावरण के प्रति चेतना लाने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण की ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार 22 मई को, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी। इसी प्रकार 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। लोगों में जैव विविधता के प्रति जागरूकता लाने के लिए, लोगों में जल को संरक्षण की जागरूकता लाने के लिए, लोगों में पृथ्वी को बचाने की जागरूकता लाने के लिए क्या किया जाता है? ये दिवस मनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार 21 जून को आप पता है विश्व योग दिवस मनाया जाता है, योग। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? प्रतिवर्ष आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो देखिए सर्वाधिक जैव विविधता भारत में शांत घाटी केरल में पाई जाती है। विश्व में, विश्व की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो अमेजन के जंगलों में पाई जाती है, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? और अभी बताया था आपने कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। तो भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो कहाँ पे पाई जाती है? शांत घाटी केरल में पाई जाती है। जैव विविधता भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक बनता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसी प्रकार भारत में जो अलग अलग स्थानों पर जो जैव विविधता है वो पाई जाती है। इसी प्रकार देखिए भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? जलीय जीव, जलीय जीव है जो गंगे डॉल्फिन को घोषित किया गया है। तो गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव की दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की प्रथम आनुवांशिक रूपांतरित डेयरी बछड़ी को क्या नाम दिया गया है? हम जानते हैं कि जो
जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसके द्वारा मानव ने ऐसे ऐसे पशुओं को तैयार कर लिया है जिसमें हम उनसे अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो आनुवांशिक रूपांतरित इसको बोलते हैं जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड और आनुवांशिक रूपांतरित जीव। तो देखिए ये आनुवांशिक रूपांतरित, ये तो भेड़ है, बोलिए तो किसका नाम है, भेड़ का। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो लेक्स हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, उसको क्या नाम दिया गया है, बछड़ी को लेक्स नाम दिया गया है। इसी प्रकार देखिए समर्थ का जीवन, यानी वही व्यक्ति जीवित रह सकता है जो जीवित रहने योग्य होता है। योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी कहने का मतलब है डार्विन नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत दिया था कि जो व्यक्ति प्रकृति के साथ संघर्ष करेगा, प्रकृति के साथ अपने को क्या करेगा, खड़ा रखने में समर्थ होगा, अर्थात तो पृथ्वी अपने पर्यावरण के साथ लड़ेगा, उससे लड़कर के अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा, अपने आप को समर्थ बनाएगा, वही जीवित रह सकता है। तो यह सिद्धांत डार्विन का दिया। डार्विन ने HMS बीगल नामक जहाज से विश्व की यात्रा की थी। अमेरिका का एक द्वीप है गेलिनो द्वीप, वहां पर इसकी यात्रा की थी और यह बताया था कि समर्थ व्यक्ति ही रह सकता है। ठीक है, अर्थात समर्थ का जीवन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, या योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वह कहलाता है। तो वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह परमाणु कहलाता है। परमाणु की खोज है वो जॉन डाल्टन नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। ठीक है, और परमाणु के बारे में हम जानते हैं कि जो परमाणु होता है वह एक सूक्ष्मतम कण है जिसके मुख्यतः दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं परमाणु के, दो भाग। एक भाग होता है जो केंद्रीय भाग होता है जिसमें परमाणु का द्रव्यमान रहता है, वह नाभिक कहलाता है। और नाभिक के चारों ओर जो वर्ताकार पथ होता है उसे कक्षाएं कहते हैं। एक परमाणु में मूलभूत प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तीन प्रकार के मूलभूत कण होते हैं। इनमें जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है, न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ये नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है कि वर्ताकार पथ होता है उसमें पाया जाता है। तो वह छोटे कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है ना, परमाणु में मूलभूत कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की खोज है वो गोल्डस्टीन नामक व्यक्ति के द्वारा की गई। गोल्डस्टीन कई कई जगह यहाँ रदरफोर्ड भी आ जाता है, रदरफोर्ड, लेकिन गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों में आए। तो रदरफोर्ड के द्वारा तो नाभिक की। तो देखिए जो रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों है तो गोल्डस्टीन आएगा, और अकेला रदरफोर्ड है तो रदरफोर्ड आएगा। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। प्रकार न्यूट्रॉन की खोज है वो जेम्स चैडविक ने। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह क्या होता है, आपका परमाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैथोड किरणों पर प्रयोग में परमाणु के किस मौलिक कण की खोज की गई थी। तो कैथोड किरणों पर प्रयोग करते हुए मौलिक रूप से आपके इलेक्ट्रॉन नामक कण की खोज की गई थी। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, जे थॉमसन नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, नाइन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक परमाणु में कहाँ पाया जाता है, तो ये वर्ताकार कक्षाओं में पाया जाता है और लगातार चक्कर। बात करते हैं कठोर जल में कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते, अर्थात
कठोर जल में साबुन अच्छे परिणाम नहीं देता। अब जो कठोर जल है उसे कठोर जल, एक होता है भारी जल, भारी जल का सूत्र होता है DO। जब ये कठोर जल है, कठोर जल किसे कहते हैं? ऐसा जल जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन पाए जाते हैं, सल्फर आयन पाए जाते हैं, को अपन कठोर जल कहते हैं। जो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम की जो कठोरता होती है वह अस्थायी कठोरता होती है, इनको हटाया जा सकता है। लेकिन जो सल्फाइड है, कार्बोनेट है, उनकी कठोरता को हटाया नहीं जा सकता। तो अपन कहेंगे जल में एक तो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम आयन है वो क्या करेंगे, साबुन से जुड़ने की बजाय, साबुन धूल के कणों से जुड़ने की बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके एक काले रंग का चिपचिपा पदार्थ यानी स्तंभ का निर्माण करता है, जिसके कारण साबुन कठोर जल में अच्छे परिणाम नहीं देती। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। साबुन धूल के कणों के, क्योंकि जानते हैं तो कपड़ा होता है उस पर धूल के कण मेल के साथ क्रिया के कण तेल के साथ क्रिया करके मेल बना लेते हैं, ठीक है ना। साबुन धूल के कणों के साथ तो जुड़ेगा नहीं और लवण के साथ जुड़ करके स्तंभ बना लेगा, इसके कारण से कपड़े साफ नहीं धुलेंगे। धावन सोडा, धोने के सोडे का सूत्र क्या होता है? कि NaHCO3, ये तो हो गया आपका मीठा सोडा, हाँ सोडा। NaCl, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। KSO4 हाफ H2, ये आपका हो गया जिप्सम, क्या हो गया? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लास्ट में बच गया ये Na2O3.10H2O। तो आपका क्या हो जाएगा? धावन सोडे का सूत्र क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन ई है वो सही हो जाएगा। तो धाने का सोडे का सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3.10H2O। ये 10 जल के अणु है वो क्रिस्टलन जल के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए इसमें कौन सी गैस प्रवाहित करती है? तो अर्थात अपन कह सकते हैं कि वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने के लिए इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, हाइड्रोजन गैस। जैसे अपन देखते हैं ये वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल हम क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर देते हैं। निकल और प्लेटिनम निकल और ये क्या करता है? वनस्पति घी में परिवर्तन। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अभी बताया था ना, तो मीठा सोडा या जो बेकिंग सोडा है उसका सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इस प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरका, सिरका या विनेगर बोलते हैं इसको। विनेगर एक विलियन है, तो ये 50 से 60% इस अम्ल को अल्कोहल में घुसेगा नहीं। 5 से 8% अम्ल को जल में घुसेंगे क्या? हाँ। तो अपन कहेंगे 5 से 8%, 5 से 8% एसिटिक का जलीय कहलाता है सिरका कहलाता है। इसका उपयोग है वो मुरब्बे में, अचार में, परिरक्षण में किया जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी सही हो जाएगा। तो अपन कहेंगे एसिटिक अम्ल का जलीय जो भी है वो सिरका कहलाता है। अम्ल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 विलियन ए बी किए गए हैं, एच का मान 2.4, 3.5, 4.5 और 5.5 है। न्यूनतम अम्लीय कौन सा है? न्यूनतम ध्यान, न्यूनतम अम्लीय कौन सा है? अगर यहाँ पे अधिकतम होता तो अपन जानते हैं ये जो पीएच स्केल होती है ना, पीएच स्केल, इसमें 0 लेकर के और 14 तक के मान होते हैं।
जो 7 से कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं, 7 से ज्यादा होते हैं वो क्षारीय होते हैं। जो जो 7 से कम होंगे जो त्यो अम्लीयता बढ़ेगी। ठीक है, एक की पीएच मान है, जैसे एक की है 2.4 या 3.5 या 4.5 5.5 है, तो न्यूनतम इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। अगर यही अधिकतम पूछता तो एक ही हो जाती। क्यों क्यों पीएच घटती है, क्यों क्यों अम्लीयता बढ़ती है, ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन की जो विशेष गंध होती है कौन सा घटक पाया जाता है जिसके कारण से लहसुन की जो गंध होती है वो तीव्र होती है। तो लहसुन की जो तीव्र गंध होती है वो सल्फर घटक के कारण होती है, इसमें सल्फर पाया जाता है जिसके कारण से ये विशेष गंध की पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। तो हमने जो पिछले मॉक टेस्ट देखे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि पारे से, मरकरी से या पारद से मिलकर बनने वाली जो मिश्र धातु है क्या कहलाती है, अमलगम कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आपका सही रहेगा, पारद या पारा या इसको अवस्था पाई जाती है। पारे से मिलकर बनने वाली मिश्र क्या कहलाती है, अमलगम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है। ये भी क्वेश्चन पिछले मॉक टेस्ट में आया था कि धातुओं में चमकने का गुण पाया जाता है, अधातुओं में चमकने का गुण नहीं, धातु है फिर भी चमकती है, ये उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आयोडीन एकमात्र ऐसी धातु है जिसमें चमकने का गुण पाया जाता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर मानव के शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो मनुष्य में घेंगा या गलगट या गोइटर रोग हो जाता है, जिसके कारण से गला है वो फूल कर लटक जाता है। यह रोग विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा होता है जब भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण से हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है, गले में पाई जाने वाली शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड होती है, जिसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन बनाया जाता है। जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसमें आयोडीन पाया जाता है। तो अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो इस ग्रंथि को ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, ज्यादा कार्य करने से ये फूल कर लटक जाएगी, जिससे मनुष्य में गलगंट रोग हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, हीरे का चमकना किस घटना के कारण होता है। तो हीरा जो चमकता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से चमकता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नहीं चमकता, प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं चमकता, किस कारण से चमकता है। और जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, प्रकाशीय तंतु होते हैं, वो भी किसके घटना के कारण किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसी प्रकार रेगिस्तान के अंदर जो मृग मरीचिका बनती है, जो मिराज बनती है, जिसके कारण से पानी जैसा प्रतीत होता है, वो भी किसके कारण से बनती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से। भी चमकता है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से चमकता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का उसके अलग अलग घटक रंगों में विभाजित होने की घटना क्या कहलाती है। तो ये कहलाता है वर्ण विक्षेपण। जब हम प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो प्रिज्म में से गुजारने पर यह अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो यह घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इसमें बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है जबकि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो ये हमारे आज का 7 नंबर का जो आपका मॉक टेस्ट था वो कंप्लीट हो गया। तो आप इन क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा देखिए, समझिए, और इनको हमारे जो परिष्कार का यूट्यूब का जो चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।